हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हमने ये देखा था कि जो माइक्रोब्स है वो अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में बहुत जरूरी होते हैं ह्यूमन के लिए, जैसे कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज में, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। तो आज हम बात करेंगे कि जो माइक्रोब्स हैं वो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी यूज किए जाते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट्स, है ना। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बायो कंट्रोल का मतलब क्या है। बायो का मतलब लिविंग होता है, कंट्रोल करना मतलब किसी चीज को मेंटेन करना या रेगुलेट करना, ठीक है। तो बायो कंट्रोल का मतलब होगा कि जितने भी पेस्ट या फिर डिजीज करवाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट्स में अलग अलग तरीके की डिजीज करवाते हैं, बीमारियां करवाते हैं, उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके कंट्रोल करना, यानी कि बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज करके बीमारी करवाने वाले जो पेस्ट हैं या इंसेक्ट हैं उनको कंट्रोल करना, उसको बोलेंगे बायो कंट्रोल। तो बेसिकली जो चैप्टर है वो माइक्रोब्स के बारे में है, तो इसमें भी हम यही बात करेंगे कि वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करेंगे। तो सबसे पहले इसके डिफाइन लिख लेते हैं। बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल methods. It refers to the use of biological methods to control plant diseases, plant disease and pest। ठीक है, तो बायो कंट्रोल का मतलब हमें पता चल गया है ना। तो इनके एजेंट्स कौन से होंगे? कुछ माइक्रोब्स होंगे, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे। एक नाम मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, विच इज बैसिलस thuringiensis। वो एक बैक्टीरिया है जिसको हम कॉमनली बीटी भी बोल देते हैं, बीटी, यानी कि बैसिलस thuringiensis। ठीक है, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन दो चीजें हमें यहाँ पर जाननी है। एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल मेथड, जो कि प्लांट्स के लिए प्लांट्स के रिगार्डिंग में हम यूज करते हैं, और एक होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। तो दो टर्म्स मैंने यहाँ पर यूज की है। एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होगा? ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा तरीका है क्रॉप प्रोडक्शन करने का जिसमें हम केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, जो कि नॉर्मली मेथड्स चलते आ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उसमें हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, है ना, पेस्टिसाइड्स। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम किसी भी इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसमें हमने लिख लिया है नो केमिकल्स आर यूज्ड। ये डिफरेंस हमें पता चल गया। तो विच वन इज बेटर? ऑर्गेनिक फार्मिंग ही तो बेटर होगी, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं, यानी कि जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं, ये इतने ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और जो पूरी क्रॉप प्रोडक्शन हम करना चाहते हैं उसके लिए, है ना। तो हम चाहते हैं कि ये जो केमिकल्स है इनका यूज कम से कम हो, इसीलिए वी हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम किसी भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते हैं, ना ही वीडिसाइड का यूज करेंगे। जो अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं ना, उनको वीड कहते हैं, और उनको किल करने के लिए जिस केमिकल का यूज किया जाता है वो वीडिसाइड होते हैं, है ना। तो वो वीड को तो किल करेगा, लेकिन उसके सराउंडिंग में जो डिजायरेबल प्लांट्स हैं, इवन वेजिटेबल्स और फ्रूट को भी वो खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। अलॉन्ग विद दिस, ये जो पेस्टिसाइड्स है ये बहुत ही मेजर फैक्टर है पोल्यूशन करवाने का, लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन भी। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि जितने भी पेस्ट होते हैं उनको कंप्लीटली इरेडिकेट करने से बेटर है, मतलब कंप्लीटली उस क्रॉप प्रोडक्शन से बाहर निकालने से बेटर है कि उन पेस्ट का, उन इंसेक्ट का इस तरीके से यूज किया जाए कि वो जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है ना, जैसे कि फूड चेंज होती है, उसको मेंटेन कर सके। मतलब ये है कि अगर ड्रैगन फ्लाइज की हम बात कर रहे हैं, ड्रैगन फ्लाइज,
ठीक है, ये क्या कर सकती है, क्रॉप को डैमेज कर सकती है, खराब कर सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटोज या एफिड्स, मॉस्किटोज और एफिड्स, अब इनको हमें भगाना है अपनी क्रॉप से। हम जहां पर फील्ड कर मतलब जो हमारी खेती है, जहां पर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जहां पर क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहां पर इन मॉस्किटोज और एफिड्स को हम नहीं चाहते। तो हम ये नहीं करेंगे कि इंसेक्टिसाइड्स को लाकर छिड़क देंगे ताकि ये मॉस्किटोज किल हो जाए, नहीं, हम एक ऐसा तरीका अपनाएंगे कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे जो कि इन इंसेक्ट्स को किल कर देगा। और जब ये इंसेक्ट किल हो जाएंगे तो इनको भी अपना फूड मिलेगा और हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी प्रॉपर तरीके से चलेगी। तो बायो कंट्रोल एजेंट जो एजेंट्स है वो कौन से होते हैं, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई हो गया और दूसरा होता है लेडी बग, ठीक है, ये एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये जो बग्स है, ये जो ड्रैगन फ्लाइज है, इनका यूज किया जाता है इंसेक्ट्स को रिमूव करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, कहां से, जो हमारी फील्ड है वहां से। क्लियर हो गया। इसके अलावा मतलब इन दोनों के अलावा यहाँ पर बीटी का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जिसका पूरा नाम होता है बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis, ठीक है। ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है और ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ऐसे जीन्स को कैरी करेगा, ऐसे जीन्स को कैरी करेगा जो कि किसी भी इंसेक्ट को किल करने के लिए जरूरी होते हैं, या फिर ऐसे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं वो जीन्स जो कि उन इंसेक्ट को किल कर सकते हैं, जो कि हमारी पूरी की पूरी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्लियर है। तो जो बैसिलस thuringiensis है, ये क्या करेगा, कुछ इनएक्टिव टॉक्सिन को रिलीज करता है, जिसको सैशे के अंदर यानी कि पाउच के अंदर हम कलेक्ट कर लेते हैं। उस सैशे में जो पाउडर है यानी कि जो ऐसा सब्सटेंस है जिसको हमने बैसिलस thuringiensis से ऑब्टेन किया था, उस पाउडर को वाटर में मिक्स करते हैं किसान जो फार्मर्स होते हैं और स्प्रे कर देते हैं पूरी खेती पर। भाई फिर तो ये एक ही बात हो गई, केमिकल की तरह हो गया, और हमने बोला था कि हम केमिकल्स को यूज ही नहीं करेंगे, है ना। तो क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि जो बैसिलस thuringiensis है टारगेट स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, टारगेट स्पेसिफिक। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिकली जिस इंसेक्ट से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, ये जो टॉक्सिन था सिर्फ उन्हीं इंसेक्ट से हमें छुटकारा दिलाएगा। तो ये यूज किया गया था कैटरपिलर के लिए, कैटरपिलर्स के लिए, जो बटरफ्लाई की एक स्टेज होती है, उनके लाइफ पूरा जो साइकिल चलता है उसके अंदर आती है। तो ये फीडिंग स्टेज होती है बटरफ्लाइज की, और ये इतना ज्यादा फीड करते हैं खेती के ऊपर कि धीरे 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 पूरी खेती डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इन कैटरपिलर से अपनी क्रॉप को सेव करने के लिए बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का यूज किया जाएगा। बीटी कुछ ऐसे इनएक्टिव टॉक्सिन को रिलीज करेगा जिसको वाटर में मिक्स करके जो फार्मर्स होते हैं पूरी क्रॉप पे स्प्रे कर देते हैं। इससे क्या होगा, जब कैटरपिलर्स उसको खाने की कोशिश करेंगे, पत्ती को, लीफ को, जिसके ऊपर हमने इस इनएक्टिव प्रोटीन को, टॉक्सिन को स्प्रे किया हुआ है, तो वो इनएक्टिव प्रोटीन इस कैटरपिलर की बॉडी के अंदर जाएगा, और जैसे ही वो उनके गट में एंट्री लेता है, जैसे ही ये इनएक्टिव टॉक्सिन, जिसको प्रोटॉक्सिन भी कहते हैं, वो कैटरपिलर के यानी कि इंसेक्ट के गट में जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंसेक्ट के गट में एल्कलाइन मीडियम होता है, एल्कलाइन मीडियम होगा, एंड यही वो मीडियम है जिसके अंदर ये प्रोटॉक्सिन एक्टिव हो जाता है। एज अ रिजल्ट इंसेक्ट के गट में जो लाइनिंग थी, जो एपिथेलियल सेल्स थे, वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उसमें पोर यानी कि छेद होना शुरू हो जाएगा, सारे सेल्स की लाइसिस हो जाएगी यानी कि ब्रेकडाउन। एज अ रिजल्ट ये जो कैटरपिलर है इसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने टारगेट स्पेसिफिक केमिकल्स का इस्तेमाल किया है। हम इसको केमिकल इस तरीके से नहीं बोल रहे कि वो पेस्टिसाइड है या फिर इंसेक्टिसाइड है, बेसिकली वो टारगेट स्पेसिफिक है, तो वो किसी भी दूसरे एनिमल को, किसी भी दूसरे प्लांट को, या फिर जो हमारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। इसीलिए
ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप था इस पूरे प्लांट की यानी कि जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने में, बिना किसी पेस्टिसाइड या फिर किसी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल किए हुए। ठीक है ना। तो इनका यूज कर करके हमने बहुत सारे प्लांट्स बनाए हैं, जिसको बीटी कॉटन, बीटी सोयाबीन एटसेट्रा, बीटी ब्रिंजल, है ना। तो ये सब नाम आपको याद रखने हैं। इन सभी के अंदर हमने बैसिलस thuringiensis को यूज किया था। क्वेश्चन ये भी पूछ रहे थे क्या जरूरत है, क्यों यूज किया, क्योंकि हम प्लांट्स को डिजीज रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ उनको कीड़े मकोड़ों से बचाना चाहते हैं, इंसेक्ट और पेस्ट से सेव करना चाहते हैं। तो ये हमने बैसिलस thuringiensis के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्पीशीज आप पढ़ोगे जो कि बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज की जाती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है ट्राइकोडर्मा का, और उसके अलावा एक एग्जांपल है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। मैं लिख लेती हूँ, ट्राइकोडर्मा एंड न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है, ट्राइकोडर्मा ये जो सॉइल बॉर्न यानी कि सॉइल में पैदा होने वाले जो बाकी पैथोजेंस होते हैं ना, उनके अगेंस्ट काम करेंगे और प्लांट्स के अंदर जो बीमारियां होती हैं कीड़े से या इंसेक्ट जो पेस्ट है उनसे, उससे बचाते हैं, है ना। और हमने दूसरा नाम बोला न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पर हमने 2-3 टर्म्स के बारे में बात की है। तो एक टर्म मैंने अभी लिखी है ट्राइकोडर्मा और दूसरी मैंने लिखी है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ये क्या है, ये बैक्यूलोवायरस का जीनस है, बैक्यूलोवायरस का जीनस है। एंड दिस इज यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, जो कि IPM यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यूज किए जाते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, जब हम एक साथ लार्ज स्केल पर काफी ज्यादा क्रॉप की प्रोडक्शन करेंगे तो अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स वहां पर अवेलेबल होते हैं, उनसे अपनी खेती को बचाने के लिए किसी दूसरे इंसेक्ट का यूज किया जाएगा। और इसी प्रोसेस को जो पेस्ट की मैनेजमेंट की जाती है ना, उसको IPM बोलते हैं। ये पूरा प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और BT के अलावा 2 एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं, एक है ट्राइकोडर्मा, फंगस होगी, एंड अनदर वन इज बैक्यूलोवायरस। आपसे पूछा जाता है बैक्यूलोवायरस का जीनस क्या है, तो आप बताओगे न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। सो आई होप आपको ये समझ में आया है। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।